लुसेंट सेट 13 हिस्ट्री इतिहास। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जार प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जार प्रतिहार वंश का संस्थापक था। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जार प्रतिहार वंश का शासक था। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जार प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कनौज में बनाई थी। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कनौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदिवरा उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। गुर्जार प्रतिहार वंश का अंतिम राजा यशपाल था 1036 ईस्वी में। गुर्जार प्रतिहार वंश का अंतिम राजा यशपाल था 1036 ईस्वी में। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में मध्य में की थी। गहरवाल राठौर राजवंश क्या था? गहरवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गहरवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गहरवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। गहरवाल वंश की राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्रन था। गहरवाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित है। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री सुयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी के चंदावड़ युद्ध में मार डाला था। चाहमान या चौहान वंश क्या है? चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। बाद में अयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव 1153 से 1163 ईस्वी हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज चौथवी के राजकवि थे। सोमदेव विग्रहराज चौथवी के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा है। सोमदेव ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चौथवी द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज 14 द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंदवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौड़ी की हार हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौड़ी की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गौड़ी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गौड़ी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें गौड़ी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय का हार हुई। परमार वंश क्या था? परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन में राजधानी उज्जैन है। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था।
नैषधि चरित के लेखक श्री हर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरु तंग थे। नैषधीय चरित के लेखक श्री हर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरु तुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों एवं उनके उपयोग का उल्लेख है। नवसाहंगचरित के रचयिता पद्मगुप्त, दशरूपक के रचयिता धनंजय, धनिक हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वहाँ के पति मंजूर के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उल्लू खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था 831 ईस्वी में। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था 831 ईस्वी में। चंदेल शासक का संस्थापक ननुक था। चंदेल वंश का राजधानी खजुराहो थी। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ इसकी राजधानी कालिंजर मोहाबा में भी थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थापित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उसने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंधदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा जमुना के संगम में विष्णु की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर की अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाला कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। आला उदक नामक 2 सेनानायक परमृदु देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमृदु देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के सामंत बीबल ने आबू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। भीम प्रथम के सामंत बीबल के आबू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिंधराज था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिंधराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजरोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजा
शासनकाल में हुआ था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासन कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी चेदी राजवंश क्या था? तो कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगाई देव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का सबसे बड़ा महान शासक कर्णदेव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। सिसोदिया वंश क्या था? सिसोदिया वंश के शासन अपने सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासक करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपने विजयों के उपलब्ध में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा संगम एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। खतौली का युद्ध 1518 में राणा संगम एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जियोग्राफी भूगोल। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी की चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुविज्ञान और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुविज्ञान और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान मेट्रोलॉजी कहते हैं। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इनके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस। नाइट्रोजन। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब पाने की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधे में प्रोटीनों का निर्माण होती है जो भोजन का मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। वायुमंडल की अस्थायी गैसें। घटक द्रव्यमान। घटक में नाइट्रोजन कितना है? 78.8%। ऑक्सीजन 20.95%। द्रव्यमान में आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियॉन 0.002%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टॉन 0.001%, जेनॉन 0.00009%, हाइड्रोजन H2 0.0005%। नाइट्रोजन 78.8%। नाइट्रोजन जो है 78.8% है। ऑक्सीजन जो है 20.95%, 20.95%। 20.95%। ऑक्सीजन जो है 20.95%। आर्गन जो है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.036%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। नियॉन 0.00%, 0.02%। हीलियम 0.005%, हीलियम 0.005%। क्रिप्टॉन 0.001%, क्रिप्टॉन 0.001%। जेनॉन 0.409%, हाइड्रोजन 0.405%। ऑक्सीजन क्या है? यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है।
ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाता है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाता है। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। इसका अधिकांश विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह गैस सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है। अतः यह कांच घर या पौधा पर ग्रीन हाउस पौधाघर जिसको ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी और वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है। कांच घर या पौधा घर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी और वायुमंडल से निचली परत को गर्म रखती है। दूसरी गैसों का आयतन वायुमंडल में स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रहा है। भूपृष्ठ से परावर्तित और रक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? भूपृष्ठ से परावर्तित और रक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रक्रिया कहते हैं। ओजोन क्या है? तो ओजोन यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी की विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला देती है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी किरण अधिक मात्रा पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला देती है। जलवाष्प से क्या होता है? वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। यह ऊंचाई के साथ बढ़ती है। यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। जलवाष्प वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक सीमित है। इसके संग्रहण होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होता है। जलवाष्प सूर्य से आने वाली सूर्य ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकीर्ण ऊष्मा को संजोए रखता है। इस प्रकार यह कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जलवाष्प के संघनन से दृष्टि होती है। वायुमंडल की स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रित होता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए CO2 एवं जलवाष्प उत्तरदायी है। जलवाष्प के अलावा सूर्य ताप तथा सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें करती है। धूलकण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। जलवाष्प के अलावा सूर्य ताप तथा सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस करता है। जलवाष्प के अलावा सूर्य ताप और सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए CO2 एवं जलवाष्प उत्तरदायी है। पृथ्वी को ताप बनाए रखने के लिए CO2 एवं जलवाष्प उत्तरदायी है। धूलकण क्या होता है? धूलकण प्रायः वायुमंडल के निचले परत में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। धूलकण के स्रोत है समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल एवं उल्काओं के टूटे हुए कण। धूलकणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करता है। आकाश का रंग नीला धूलकण के कारण ही दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला धूलकण के कारण ही दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला धूलकण के कारण ही दिखाई देता है। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। क्षोभमंडल क्या है? ट्रोपोस्फियर क्या है? यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा 18 किलोमीटर।
यह वायुमंडल का ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर, ध्रुव पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में तापमान को गिरावट की दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा क्षोभ मंडल में होती है। बादल, आंधी एवं वर्षा क्षोभ मंडल में होती है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। क्षोभ मंडल और सप्ताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ मंडल और सप्ताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर -40 डिग्री होता है। यह तापमान स्थिर होने के कारण क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। सप्ताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। सप्ताप मंडल की मोटाई ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। समताप मंडल की ऊंचाई अधिक है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूलकण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होता है। समताप मंडल में आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूलकण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होता है। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिन्हें मूलाग मेघ, मदर ऑफ पेरल क्लाउड कहते हैं। सप्ताप मंडल की महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। पृथ्वी के सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? सप्ताप मंडल को। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एक एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत को मोटाई मापने में डॉप्सन का इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं। इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर 80 किलोमीटर मध्य। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। मध्य मंडल क्या होता है? मेसोस्फीयर। मध्य मंडल सप्ताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। मध्य मंडल सप्ताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में काफ़ी होने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। मध्य मंडल मेसोस्फीयर क्या है? मध्य मंडल सप्ताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल आयनोस्फीयर क्या होता है? आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। आयन मंडल मध्य मंडल के 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन मंडल कहते हैं। इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल क्या होता है? आयनोस्फीयर। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाया जाता है जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। आयन मंडल का भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव एवं E1, E2, F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव प्रवर्तित होता है जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होता है। संचार उपग्रह भी इसी मंडल में अवस्थित होता है। वायुमंडल एक्सोस्फीयर क्या होता है? वायुमंडल से
ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम, इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ओरालो एस्ट्रोलिस एवं ओरालो बोरियालिस की ही होने वाली घटनाएं हैं। ओरालो का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातःकाल, जबकि बोरियालिस तथा एस्ट्रोलिस का अर्थ क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी होता है। इसी कारण इन्हें उत्तरी ध्रुव प्रकाश ऑरोरा बोरियालिस एवं दक्षिण ध्रुव प्रकाश ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह में विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते या प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होती है। भारतीय संविधान। उच्च न्यायालय क्या होता है? संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में है। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 1914 में। अनुच्छेद 214 में संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 231 में एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 231 में वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 217 में है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं क्या है? योग्यता है कि भारत का वो नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है या राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र 62 वर्ष या 65 वर्ष प्रस्तावित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। उच्च न्यायालय अधिकारिता तथा स्थान। नाम, स्थापना। राजकीय क्षेत्र अधिकारक मूल स्थान खंडपीठ। तो कलकत्ता है। स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ था। पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर खंडपीठ है। बम्बई 1862 ईस्वी में। बम्बई 1862 ईस्वी में महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव मूल स्थान है। मुंबई खंडपीठ है। नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। बम्बई 1862 ईस्वी में महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव मुंबई खंडपीठ है। नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। मद्रास 1862 ईस्वी में तमिलनाडु, पुदुचेरी में है। चेन्नई मूल स्थान है। मदुरई। मद्रास 1862 ईस्वी में तमिलनाडु, पुदुचेरी, चेन्नई, मदुरई। इलाहाबाद 1866 ईस्वी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, लखनऊ में है। कर्नाटक 1884 ईस्वी में कर्नाटक, बेंगलुरु में। पटना 1916 ईस्वी में बिहार। पटना 1916 ईस्वी में बिहार, पटना में। पटना 1916 ईस्वी में बिहार, पटना में। उड़ीसा 1948 ईस्वी में उड़ीसा, कटक में। मूल स्थान कटक है। गुवाहाटी 1948 ईस्वी में। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। गुवाहाटी, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। गुवाहाटी 1948 ईस्वी में। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। गुवाहाटी मूल स्थान से खंडपीठ जो हो गया कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956 मध्य प्रदेश, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर में। केरल उच्च न्यायालय 1956 ईस्वी में केरल, लक्षद्वीप, एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय 1957 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू में। गुजरात 1960
गुजरात अहमदाबाद में है। दिल्ली 1966, दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 दिल्ली में है। पंजाब एवं हरियाणा 1966, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ चंडीगढ़ में। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 ईस्वी में, हिमाचल प्रदेश शिमला में। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 ईस्वी में, सिक्किम गंगटोक। छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 उत्तराखंड नैनीताल में। झारखंड उच्च न्यायालय 2000 ईस्वी, झारखंड रांची में। मेघालय उच्च न्यायालय 25 मार्च 2013 ईस्वी, मेघालय शिलांग में। मेघालय 25 मार्च 2013 मेघालय शिलांग में। मणिपुर उच्च न्यायालय 25 मार्च 2013 मणिपुर इम्फाल में। त्रिपुरा उच्च न्यायालय 26 मार्च 2013 त्रिपुरा अगरतला में। तेलंगाना उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 तेलंगाना हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 आंध्र प्रदेश अमरावती में। जब आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना एक ही राज्य थे तब इनका उच्च न्यायालय हैदराबाद था, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। जब आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना एक ही राज्य में थे तब उनका उच्च न्यायालय हैदराबाद था, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। केरल उच्च न्यायालय ने 1997 में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश एक पद किया जाता है। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के अभिलेख जिनके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। अनुच्छेद 215। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का हस्तांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। उच्च न्यायालय का क्षेत्र